अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू के बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन है, नई सुबह, बहुत सारी नई और अच्छी खबरें हैं, बहुत सारे नए नए मौज़ूआत हैं और आपके लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं, बहुत सारी दुआएं हैं। और दुआ हमारी ये भी है कि जो लोग इस वक्त सैलाब से मुतासिर हैं, मुश्किलात में घिरे हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात आसान करें। वैसे बहुत सारी मुश्किलात आसान हो जाएंगी क्योंकि एक अच्छी खबर हम आपको देने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक मईशत के मैदान से है। IMF ने पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर की अगली किस्त जारी करने का फैसला कर लिया है। कर्ज का मजमूई हजम 6.5 अरब डॉलर होगा और ये जो आज हम इस पर बात करेंगे, पूछेंगे कि किस तरह से हमारी इन्वेस्टमेंट और किस तरह से आने वाले वक्त में जो प्लानिंग्स होगी उसमें फैसल काम आ सकता है। इसके अलावा हम आज एक बार फिर यकीनन शो में बात करेंगे सैलाब से पैदा हुई सूरत हाल की। दरिया स्वात जो है बिखरा और फिर सब कुछ बहा ले गया, तबाही के निशान छोड़ गया। ऐसे में समा की टीम दुश्वार गुजार रास्तों से होती हुई बहरीन पहुंची है। दादू में भी सैलाब का खतरा है। जिला इंतजामिया ने थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया है। बलूचिस्तान का रुख करें तो वहां भी सैलाब की तबाहकारियां नहीं थमी हैं। सूबे के तालीमी इदारे मजीद 7 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। और मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर आगे चल के हम डिटेल में बात करेंगे कि कहाँ क्या सिचुएशन है, हमारे नुमाइंदगान हमें बताएंगे। बारिश और सैलाब के बाद मुल्क भर में सब्जियों और फलों की कीमतों में 100 या फिर 200% इजाफा हो गया है। अब ये मज़ीद इजाफा कितना होगा, क्या ये यहीं पर रुक जाएगा या आने वाला जो महीना है सितंबर अक्टूबर, क्योंकि उसमें हम देखते हैं कि जो टमाटर है वो वैसे इतना महंगा हो जाता है, जो उसमें प्याज है वो वैसे ही नॉर्मली इतना महंगा हो जाता है। तो अब क्या तबाही फेरेगा, तो इस पर भी आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे। आपको पता है कितने का हो गया? क्या टमाटर, आलू? टमाटर है 400 का और आलू नहीं पता, लेकिन अदरक पता है, अदरक है 125 और ठेलों पे ठेलों पे पता नहीं कितने क्या रेट चल रहे हैं, हम आपको बताएंगे आगे चल के। कराची की अगर बात करें तो यहाँ की सड़कें जो हैं ये तबाह हो गई हैं। अब किस सड़क की क्या सूरत हाल है, और कुछ ऐसी भी सड़कें जो ठीक ठाक बनी हुई थी उन पे खुरचन लगाई और फिर उस पर कारपेटिंग कर दी। ऐसा क्यों हुआ, इस पे भी शो में बात करेंगे। अच्छा जी, शो में आज एक ऐसे पुलिस एहलकार से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने तनसासी में पाकिस्तान के लिए मेडल जीता है। इन शख्सियत ने मेहनत की, किस तरह से इनका ये सफ़र शुरू हुआ, आज प्रोग्राम में उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। पाक व्यू सिटी का क्रिकेट के फरोग में खिदमात का सिलसिला बरकरार। पाक व्यू सिटी ने एशिया कप और इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान में खेले जाने वाली सीरीज की स्पॉन्सरशिप भी हासिल कर ली है। अच्छा जी, लेकिन सबसे पहले हम बात करने वाले पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, क्योंकि जाहिर है कि सियासी इस्तेहकाम, मुआशी इस्तेहकाम दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। जब तक हमारा मुआशी इस्तेहकाम नहीं होगा तब तक आवाम के शिकवे ख़त्म नहीं होंगे। IMF ने पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर की अगली किस्त जारी करने का फैसला किया है। कर्ज का मजमूई हजम 6.5 अरब डॉलर होगा। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास के जारी एलामी के मुताबिक रवां साल मुआशी शरह नमू की जो शरह है वो 3.5% रहेगी। महंगाई में इजाफा लेकिन बेरोजगारी में कमी आएगी। पेट्रोलियम लेवी और बिजली टैरिफ में शेड्यूल के मुताबिक इजाफा करना होगा। IMF के मुताबिक पाकिस्तानी मईशत को यूक्रेन की जंग से पैदा मनफी हालात की वजह से नुकसान पहुंचा। मुकामी चैलेंजेस और पॉलिसीज़ की वजह से भी नुकसान हुआ। IMF का मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम हासिल करने और अदम तवाज़ुन दूर करने पर भी जोर। तो ये वो बहुत सारी चीज़ें जो कि एलामी में शामिल थी जो हमने आपको बताई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सबसे पहले खुदा का शुक्र अदा किया। उनका ये कहना कि मुल्की मईशत के लिए IMF कर्ज प्रोग्राम बहाल होना मस्बत पेशरफ्त है, एक अच्छी डेवलपमेंट है। इससे पाकिस्तान के दिवालिया होने का खतरा टल चुका है। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा है कि दुआ है कि IMF का ये आखिरी प्रोग्राम हो, आइंदा इसकी ज़रूरत ना रहे। और एक बार फिर IMF को खुदा हाफिज़ कहें। हमारी भी यही दुआ है कि आइंदा हमें कभी IMF के पास ना जाना पड़े। लेकिन अगेन वही कि अगर हमारी सियासत स्टेबल नहीं होगी फैसल, तो किस तरह से हमारी मईशत स्टेबल होगी। अच्छा, इस पे भी हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सीनियर मुआशी तजियाकार और सीनियर इकोनॉमिस्ट हफीज़ पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हफीज़ साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। वालेकुम सलाम। हफीज़ साहब, ये बिल आखिर हमें ना करते हाँ करते ये किस्त अब IMF जो है देने के लिए रजामंद हो गया है। सर मुझे बताइए, शॉर्ट टर्म रिलीफ तो सबसे पहले क्या मिलने जा रहा है लोगों को? देखिए, इंशाअल्लाह होगा ये कि जब वो पैसे आएंगे, रिजर्व हमारे हद से ज्यादा कम हो चुके थे,
आपको तो अंदाजा होगा कि 8 अरब डॉलर से भी कम हो गए थे, अब ये 9 अरब डॉलर से ऊपर चले जाएंगे। तो वक्ती तौर पर रुपए थोड़ा सा मुस्तकम हो सकता है। ओके। आने वाले दिनों पर ये मुंतजर है कि अब ये सैलाब का जो नुकसान हुआ है उसका हमारे माशी हालात पे क्या असर होता है वगैरह वगैरह। वक्ती तौर पर कुछ हालात बेहतर हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा सर, एक और चीज़, वज़ीर आज़म बहुत पुरुम्मीद हैं कि हमें आगे आने वाले वक्त में दोबारा IMF के पास नहीं जाना पड़ेगा। जो पॉलिसी मेकर्स हैं, डू यू रियली थिंक वो ऐसी कोई पॉलिसियाँ बना सकते हैं कि आने वाले वक्त में नेक्स्ट टाइम हम वाकई खुदाफिज कह रहे हैं IMF को, दोबारा हमें IMF की ज़रूरत नहीं पड़ेगी? देखिए, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि 1988 से लेकर आज तक पाकिस्तान 23 IMF के प्रोग्राम्स में जा चुका है, दुनिया का शायद नंबर 1 है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें तो एक लिहाज से आदत सी हो गई है कि हम 2 साल 3 साल IMF के प्रोग्राम में रहते हैं, फिर निकलते हैं और फिर हमारे शरह नमू में इजाफा होता है, दरामदाद जो है वो इतने बढ़ते नहीं है, बरामदाद बढ़ जाते हैं वगैरह वगैरह, और फिर हम वापस चले जाते हैं। देखिए, अब इस पे मुंतजिर है कि पाकिस्तान वाकई अगले 1-1.5 साल में एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ जाने में कामयाब होता है या नहीं। अगर हम कुछ कामयाबी हासिल करते हैं और हमारे एक्सपोर्ट अगले 3 साल 50 अरब डॉलर से ऊपर चले जाएं अल्लाह के फजल से, तो फिर शायद काफी अरसे के लिए हम खुद कफील रह सकते हैं। अच्छा हफीज साहब, ये तो अब एक शॉर्ट टर्म वाले जो मामला थे, हो सकता है उसमें थोड़ी सी बेहतरी भी आए हमें और कुछ सुकून का सांस ले, बट इससे जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसका रेपरकशन क्या होगा? जिसका मतलब यह है कि जी बिजली का टैरिफ, पेट्रोलियम लेवी आपको शेड्यूल के मुताबिक बढ़ाते रहना होगी। सर थोड़ा सा क्लैरिफाई कीजिए, कितने अरसे तक आवाम को ये लेवी का बढ़ना, टैरिफ का बढ़ना बर्दाश्त करना पड़ेगा? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे करना तो आवाम नहीं है। देखिए, मुझे इस मामले में अब बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ना सिर्फ आपने को पेट्रोलियम लेवी को बढ़ाना है और जनवरी तक तकरीबन इसको 50 रुपए फी लीटर तक पहुंचाना है, दूसरी तरफ आपने ये भी IMF के साथ तय किया है कि गैस की कीमतों में तकरीबन 50% इजाफा, और आपका जो बिजली का टैरिफ है, बेस टैरिफ जिसे कहते हैं, वो शायद 9 रुपए इजाफा करना पड़ेगा कुछ महीनों में। ठीक है। ये सब चीजें जब एक वक्त पे होंगी, तकरीबन 3-4 महीने में सारा स्प्रेड होगा, तो अफराद की दर की रफ्तार जो इस वक्त तकरीबन 25% तक पहुंच चुकी थी जुलाई के महीने में, मुझे खदशा ये है कि ये बढ़ेगा और जनवरी के बाद में कुछ कमी आ सकती है। IMF ने खुद अपने प्रोजेक्शन में ये कहा है कि आज कि पाकिस्तान की जो शरह नमू जो है वो सिर्फ 3-3.5% और आपकी अफरात ज़र की रफ्तार कम अज कम 20%। मेरा अंदाजा है कि खुदा न खास्ता इससे भी ज्यादा होगा। ओके। अच्छा सर, IMF अपने एलामिये में ये कह रहा है कि रवां माली साल के अख्ताम तक पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर 16 अरब 22 करोड़ तक हो सकते हैं, जबकि इस दौरान पाकिस्तान में महंगाई की शरह, यानी वो महंगाई जिसका हर कोई सवाल कर रहा है, 19.9% तक रह सकती है। यानी अब आवाम को तैयार रहना है कि अभी भी महंगाई कम होने की कहीं कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। जी बिल्कुल नहीं, और अनकरीब इजाफा होने का खतरा है। जिस तरह मैंने अभी कहा कि बहुत सी चीजों में अभी भी इजाफों की जरूरत है कीमतों में, और फिर आप ये भी तो सोचिएगा कि सैलाब की वजह से जो खास तौर पे जो सब्जियां वगैरह हैं और खाने पीने की चीजें, इसमें तेजी से इजाफा होगा, इसलिए कि शॉर्टेजेस पैदा हो जाएंगी और वो सिलसिला शुरू हो चुका है। तो मुझे तो परेशानी ये है कहीं खुदा न खास्ता ये अनकरीब 30% से भी ऊपर न चले जाए। अच्छा सर हफीज़, मुझे ये बताइएगा कि क्या पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली अपने इस सिचुएशन को अच्छे से पुश कर सकता था? यानी कि इट्स ओके कि हम ऑलरेडी IMF के प्रोग्राम में थे एंड वी वर हाफ देयर एंड हाफ है, लेकिन फिर सैलाब वाले मामला आ गए।
क्या हम इस चीज़ को, मैं ये नहीं कह रहा जवाज बना के, लेकिन ये एक रियलिटी है, क्या इस रियलिटी को हम डिप्लोमेटिकली उन ऑर्गेनाइजेशंस के सामने ले जा सकते थे और कह सकते थे कि प्लीज़ इतनी ज़्यादा अभी इकोनॉमिक हमारे ऊपर पाबंदियाँ नहीं, लेकिन इतनी सख्तियाँ ना लगाएं बिकॉज हम ऑलरेडी टर्मोइल में हैं? जी, आप बिल्कुल मुनासिब कह रहे हैं। देखिए, आने वाले दिनों में जब हमारा नवा रिव्यू का सिलसिला शुरू होगा IMF के साथ, तो हमें ये उनसे कहना पड़ेगा कि देखिए बहुत से टारगेट अब बहुत गैर मुमकिन से हो गए हैं, इसलिए कि जो सैलाब का बहुत गहरा असर पड़ा है। आज आपने देखा होगा हमारे मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग ने कहा है कि पहला ही एस्टिमेट $10 अरब का नुकसान है पाकिस्तान जी। ये बहुत बड़ा नुकसान है। Exactly. और इसलिए साथ साथ यूनाइटेड नेशंस के मुख्तलिफ एजेंसीज जो है, खास तौर पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, आपका यूनिसेफ वगैरह, सब ऐसे प्रोग्राम से हमें अपना रिश्ता जो है और स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि कुछ रिलीफ और रिहेबिलिटेशन में भी सपोर्ट मिले। और साथ साथ हमें वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक से कहना पड़ेगा कि रिहेबिलिटेशन के लिए हमें स्पेशल लोन फैसिलिटी की जरूरत है। और आखिरी बात यह है कि अगर जरूरत पड़े तो IMF से भी हम इमरजेंसी फाइनेंसिंग ले सकते हैं जब आपके यहाँ एक बड़ा नेचुरल डिजास्टर हो। ठीक है सर, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे गुफ्तगू। और अब आगे बढ़ते हैं। सियासत के लिए रियासत को दांव पर लगाने की एक और घिनौनी साजिश का पर्दा चाक हो गया। तहरीक इंसाफ के मुल्क को डिफॉल्ट कराने की मुबैना कोशिश का भांडा फूट गया। ऑडियो लीक में साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर खजाना को IMF से वादे पूरे ना करने पर उकसाते रहे। मोहसिन लगारी ने कहा भी कि क्या इससे रियासत को मुश्किल नहीं होगी, मगर शौकत तरीन पार्टी मफाद को तरजीह देते रहे। क्या कुछ वो आपको दिखा देते? इससे सर एक चीज, इससे हमारी स्टेट को तो नुकसान नहीं होगा सर। मैं वो तो वुड पाकिस्तान एज अ स्टेट सफर बिकॉज ऑफ दिस? योर चेयरमैन एंड एवरीबॉडी एल्स। देखो ये तो जरूर होगा। रियासत से पहले सियासत, मुल्क को डिफॉल्ट कराने की मुबैना कोशिश। शौकत तरीन की वजीर खजाना पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से टेलीफोनिक गुफ्तगू सामने आ गई। तो आपने अभी कह देना है कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। साबिक वजीर खजाना ने मुल्की मफाद के बजाय इमरान खान की जात को मुकद्दम जाना। ये अपना खींच रहे हैं, हमें अंदर करवा रहे हैं, हमारे ऊपर टेररिज्म की चार्जेस कर रहे हैं और ये बिल्कुल स्कॉट फ्री जा रहे हैं, वो नहीं होने देना ना। तैमूर झगड़ा ने तो साबिक वजीर खजाना से गुफ्तगू में ब्लैक मेलिंग का एतराफ भी किया। वैसे इस ब्लैकमेलिंग टैक्टिक पैसे तो किसी ने वैसे ही नहीं छोड़े। करना ये है ना कि आज ये खत लिख के और वो जो IMF वाली जो एस्टर है उसको कॉपी भेज देंगे। शौकत तरीन ने IMF तक पैगाम पहुंचाने के लिए सूबाई हुकूमतों के वफाक को लिखे गए खतूत सोशल मीडिया पर वायरल करने की बात भी की। तो हमें जरूरी रिलीज करने की जरूरत ही नहीं होगी, वो खुद ही सोशल मीडिया कर देगा। बड़ी तशवीशनाक की सूरत हाल बनी। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने खत लिखने का एतराफ़ भी कर लिया। कहा मिफ्ताह इस्माइल को लिखे खत पर खुद उन्होंने दस्तखत किए। को मैं ऑन करता हूँ, मैंने साइन किया, हो ही नहीं सकता कि मैं ऑन ना करूं। में लिखा है कबायली अजला के बजट का इशू सॉल्व करना चाहिए। जब से ये गवर्नमेंट आई है हमें ₹1 नहीं मिला। मैंने इस तरीके से लिखा कि उस पे हमारी IMF की डील पे कोई सवाल जो है ना IMF उठा सके ना कोई और उठा सके, तो बिल्कुल जी मैं उस खत को ऑन कर सकता। असद साहब को भी खत लिखे थे, जब हफीज शेख साहब आए थे उनको भी खत लिखे। ऐसे ही खत हमारे MOU एक्सेप्ट करने की कंडीशनैलिटी थी और मैंने खुद लिखा था। ये गवर्नमेंट चेंज हुई तो बड़ा क्लियर था कि इनको ये बताना पड़ेगा कबायली अजला पे हमारे साथ काम करें। आपने सवालिया निशान हमारी लॉयल्टी पे लगाना है तो वो आप लगाएं, लेकिन हम फाटा पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ हमें ज्वाइन कर चुके हैं। नईम साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। ये समझ से बालातर है कि PTI किस तरह की सियासत करना चाह रही है। पहले कहती है कि रियासत के लिए सब कुछ करेंगे, फिर रियासत के लिए टेलीफोन जो कॉल्स हैं उसका लीक होना। और बड़ी अफसोस की बात है कि शौकत तरीन अपने मफाद के लिए कहते हैं जी कि ये हम पे दहशतगर्दी के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हमें गिरफ्तार कर रहे हैं, इसलिए इन लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। क्या PTI ये नहीं सोच रही कि ये जो आगे बढ़ना है ये अवाम के लिए तो आगे बढ़ना है, और किसके लिए आगे बढ़ रही है गवर्नमेंट?
महक, एक पंजाबी की वो मिसाल है कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जब हुकूमत 2018 में आई पीटीआई की, और उसके बाद कोविड-19 आया, और 2 साल तकरीबन जो है वो कोरोना के पीछे ये हुकूमत छुपी। उसमें इनकी जितनी बैड गवर्नेंस थी, जितनी इनकी नाअहलियाँ थी, पंजाब में वसीम अकरम प्लस की बैड परफॉर्मेंस थी, वो सब जो है कोरोना के पीछे छुप के वो सारा अरसा इन्होंने गुजारा। वेलकम बैक वंस अगेन। पाकिस्तानी खाने गैर मुल्की सयाहों में तो मकबूल हैं ही, लेकिन आलमी मुकाबले में भी पाकिस्तानी जायकों की धूम मची हुई है। मलेशिया में होने वाले बैटल ऑफ दी शेफ्स में पाकिस्तान ने 5 मुकाबलों में शिरकत की, जिसमें से 4 में मेडल्स अपने नाम किए हैं। तफसीलात शेरबानो सादरीवाला की रिपोर्ट में। मेज़बानी में पाकिस्तानी बेमिसाल है, और जब मेज़बानी का जिक्र आता है तो खाने का जिक्र आता है। आज हम आपको बताएंगे वो डिशेस जिनकी वजह से पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर बैनुल अक़वामी मुकाबले में मेडल्स मिले, और आपकी मुलाकात करवाते हैं उन शेफ्स से जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है। मेरे साथ चलिए। मेरा नाम सोनिया मुजीब है, और ये जो मेरा प्लेटर है इसकी वजह से मैंने जो पेनांग में हमारा इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट हुआ था कुलिनरी का, उसमें ब्रॉन्ज जीता है। ये स्टफ़ चिकन रुलाद है, ठीक है। इसके एलिमेंट्स में जो मेन था, ये तो चिकन जो था एज ए प्रोटीन, उसके अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन है, वेजिटेबल का पोर्शन है, और ये सॉस है। लेकिन एज़ फार एज टेस्ट वॉज कंसर्न, तो टेस्ट वॉज गुड। मतलब आई स्कोर द फुल मार्क्स इन टू टेस्ट। नर्वसनेस में कि कोई चीज़ इधर रखने के बजाय कुछ इधर रख दी, तो उसकी थोड़ी बहुत कोई मार्किंग हुई है, लेकिन ओवरऑल उनके मार्क्स बहुत अच्छे थे। जब हम कोई बनाते हैं तो सबसे पहली चीज़ उसकी प्रेजेंटेशन ही इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए, बिकॉज पहले हमारी आंखें खाती हैं उसको। अगर आँखों को अट्रैक्टिव खाना लगता है तो हमारी एपिटाइट डेवलप हो जाती है, और इफ़ इट्स स्मेल, अगर इसकी स्मेल अच्छी होती है, टेम्पटिंग होती है, तो समझें आपकी वो खाने की जो इश्तिहा होती है वो और बढ़ जाती है। मेरा नाम निदा शेख है, और मैं कलरी में डिप्लोमा कर रही हूँ, और मैंने अभी रिसेंटली इंटरनेशनल बैटल ऑफ द शेफ्स 2022 मलेशिया पेनांग में पार्टिसिपेट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बीफ कैटेगरी में डिप्लोमा विन किया है। बीफ कैटेगरी की डिश थी, इसमें मैंने स्टेक बनाया था। वहाँ पे तो ऑस्ट्रेलियन बीफ इजीली अवेलेबल था, तो मैंने उससे स्टेक बनाया था, और डेकोरेशन के तौर पे ब्लू टी के कैवियार्स बनाए थे। लेकिन ब्लू टी जो होता है वो बेसिकली ब्लू कलर का होता है और बहुत ही हेल्दी होता है। बहुत सारी डिजीज़ के क्योर के लिए इसे यूज़ करते हैं। उसको मैंने यूज़ करके उसमें गैस्ट्रोनॉमी के थ्रू वो ब्लू कलर का होता है, उसमें मैंने जब एसिडिटी ऐड की और हनी ऐड किया तो उसका फ्लेवर डेवलप हो गया। वैसे वो बेसिकली ब्लांड होता है। मिनिमम क्वांटिटी ऑफ बटर के साथ मैंने इस रेसिपी को प्रिपेयर किया है, और इसमें ऑयल बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ। और इसके साथ जो है एक ब्रॉथ की सॉस बनाई थी मैंने, जिसमें मैंने ऐड किए थे ग्रीन पेपरकॉर्न्स। वहाँ जाके भी बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला, क्योंकि ऐसी टेक्निक्स जिनके बारे में हमने सिर्फ सुन रखा है या जिनके बारे में हमने पढ़ा हुआ है, वो सारी टेक्निक्स हमें अप्लाई करने का मौका मिला इस ट्रेनिंग के दौरान और इस कंपटीशन के दौरान। और ऐसे इंग्रेडिएंट्स के साथ हमें काम करने का मौका मिला जो हम रेगुलर जो है वो अपनी लाइफ में यूज़ नहीं करते। इस वक्त मैं मौजूद हूँ उन कोचेस के साथ जिनकी काविशों की वजह से पहली दफ़ा ये पॉसिबल हुआ कि पाकिस्तानी शेफ्स ने इंटरनेशनल मुकाबले में ना सिर्फ शिरकत की बल्कि 5 में से 4 मुकाबले अपने नाम किए। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है शेफ़ आमिर और शेफ़ महरीन। हम उनसे गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म होटल मैनेजमेंट जो हमारा इदारा है, ये 1967 से काम कर रहा है। और जब यहाँ पे नए लोग आए और इनोवेशंस आनी शुरू हुई तो फिर हमने भी ये सोचा कि हमें भी किसी इंटरनेशनल कंपटीशन का पार्ट बनना चाहिए और वो कुलिनरी स्किल्स भी सिखानी चाहिए बच्चों को जो कि इंटरनेशनल मार्केट में उनके काम आती हैं। पेनांग मलेशिया में ये मुकाबला था और हमने इसमें 5 कैटेगरीज़ में पार्ट लिया था, जिसमें हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2 ब्रॉन्ज और 2 डिप्लोमास हासिल किए। Pakistan.
जब हम वहाँ गए तो वहाँ पर जो है वो हमने जब प्लेट रेडी करवाई थी तो उस वक्त भी हमने इस चीज़ को जहन में रखा था कि हम वो वेजिटेबल्स या वो चीज़ें जो है वो ज़्यादा अपनी प्लेट में यूज़ करें जो वहाँ पर इजीली अवेलेबल हो। लेकिन जब हम वहाँ गए तो कुछ चीज़ों का टेस्ट का डिफरेंस था और जो है वो वहाँ पर जब हमने उसको चेक किया तो उसके किसी की जो है वो शेप डिफरेंट थी, तो वो सारी चीज़ें जो है वो फिर हमें कुछ चेंजेस करनी पड़ी, रेसिपीज़ को दोबारा से करना पड़ा। हमारी जो एफिलिएशन है वो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ शेफ सोसाइटीज़ के साथ एज एन एजुकेशनल पार्टनर हुई है और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरी दुनिया में शेफ्स की एसोसिएशंस को चलाती है। ओवर 150 प्लस कंट्रीज़ में जो भी एसोसिएशंस बनती हैं नेशनल या सब नेशनल, उन सबको एफिलिएट होना ज़रूरी है, उससे डोर्स ओपन होते हैं। कुक बुक्स पढ़कर और यूट्यूब देखकर आप कुक बन सकते हैं बट आप प्रोफेशनल शेफ नहीं बन सकते, बिकॉज कुकिंग इज़ ऑल अबाउट टच, स्मेल, कलर, सेंस, ये सारे पांचों सेंसेस आपके जो काम करते हैं कुकिंग करते वक्त। तो अगर आपको प्रोफेशनल शेफ बनना है ज़िंदगी में अपनी, तो फिर आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना फिजिकली ज़रूरी है। वोकेशनल इंस्टीट्यूट या टेक्निकल इंस्टीट्यूट में ख़ास तौर पे जो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री की एक ब्यूटी ये है कि ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है। किसी भी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी में अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करें तो यू नीड इज सफिशिएंट कैपिटल, लेकिन इस इदारे इस ट्रेड की खूबसूरती है कि छोटे से छोटे लेवल पे आप अपना बिज़नेस स्टार्ट करें तो आप कर सकते हैं। पितम के काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैं आपको उनका स्टोरी बताऊं, जिन लोगों को जो काम कर रहे थे रेस्टोरेंट में, जब रेस्टोरेंट्स कोविड में बंद हो गए थे तो वो घर बैठ गए, फिर वहाँ से काम किया। जैसे वो सैंक्शन कोविड की ख़त्म हुई तो वो रेस्टोरेंट से उनको फिर से कॉल किया, लेकिन दे हैव ऑलरेडी देयर ओन बिजनेस। पाकिस्तानी खाने हो, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज़, जापानीज़, रशियन, पर्शियन, ये तमाम रेसिपीज़ एक छत तले सिखाई जा रही है, जिससे शेफ्स ना सिर्फ बनाकर बैनुल-अक़वामी मुकाबले जीत रहे हैं बल्कि अपने घर वालों का और मेहमानों का दिल भी जीतते हैं। शहरबानो मुर्तज़ा, समा, कराची। अभी एक ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। शहर कायद का रुख करेंगे। कराची का इलाका सफूरा चौरंगी और मलीर कैंट को सुपर हाईवे से मिलाने वाला अहम रेस कोर्स रोड खंडर बन गया है। ये तबाह हाल है ये सड़क, और ये किस वजह से तबाह हाल है सलमान अहमद आपको बताएंगे। कराची सफूरा चौरंगी को मलीर कैंट और सुपर हाईवे से मिलाने वाला ये वो शाहकार रेस कोर्स रोड है जो तबाहाल तो था, लेकिन हालिया बारिशों ने इसे चलने के काबिल भी नहीं छोड़ा। अपनी बर्बादी से पहले तक ये सड़क जिना एवेन्यू और जिना टर्मिनल जाने वालों के लिए नेमत हुआ करती थी, लेकिन अब ये खंडर नुमा रोड गाड़ियों के नट बोल्ट और लोगों का जोड़ जोड़ हिला देता है। यहाँ अक्सर व बेशतर इसी तरह खड्डे होते हैं और बारिशों में इतने इतने गहरे गड्ढे हो जाते हैं कि गाड़ियाँ तक अंदर डूब जाती हैं। पिछले दिनों जो हाल हुआ है बारिश में, इधर से हमने बच्चे उठाए, लेडीज उठाई है, ना मोटरसाइकिल ना कार। आप ये देख सकते हैं कि टैंकर तक यहाँ फंस रहा है इस रोड के ऊपर। यकीन करो हमारा हड्डियाँ ऐसे टूट जाते हैं, यकीन करो ऐसे ऐसे गाड़ियाँ छलक छलक के चलते हैं। हम खुद ड्राइवर हैं यहाँ का, मजीद बहुत नुकसान होता है। गाड़ियों का 10 से 20 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है, नीचे से बम्पर टूट जाते हैं, अपना एक्सल टूट जाते हैं। इस सड़क की तबाही की वजह करीब में मौजूद वो वाटर हाइड्रेंट भी है जहां से निकलने वाले भारी भरकम टैंकरों के वजन से ये सड़क जगह जगह से बैठ चुकी है। ये बारिशों का पानी कम है, सेवरेज का पानी ज्यादा है, उसके बाद टैंकर माफिया ने तबाही की हुई है। ठीक है, बड़े बड़े हालात जो है ना वो खराब है। रोड इतना खस्ता हो चुका है, इतने खड्डे पड़ चुके हैं कि हम यहाँ से पैदल जाना तो दूर की बात, हम गाड़ी पे भी नहीं जा सकते। पीपल्स पार्टी के मुकामी ओहदेदार के दावे के मुताबिक ये सड़क कंटोनमेंट बोर्ड के मातहत आती है और इसकी तबाही की वजह ज़ेरे ज़मीन सेवरेज लाइन भी है। ये अभी रोड बनाना है रेड लाइन है, और ये जो टूट फूट का ज़्यादा शिकार है उसका मसला है अहम सेवरेज लाइन। ये सेवरेज लाइन जो आती है वो कंटोनमेंट में के अंडर में आती है। इलाका मकीन तबाहाली की दास्तान सुनाते इस रेस कोर्स रोड की मुरम्मत का मुतालबा करते करते अब थक चुके हैं। दो तरफा तबाहाल इस अहम सड़क को बनाने के लिए आखिर इक़दाम कब किए जाएंगे, ये सवाल है यहाँ रहने
और इस मुश्किल सूरत हाल से निकलकर अपनी मंजिल की जानिब जाने वालों का। कैमरामैन इमरान खान और मोहम्मद कामरान के साथ सलमान अहमद, समा, कराची। तो ये तो वो सड़क है जो कि सफूरा से आगे मलीर कैंट को मिला रही है। अच्छा, सिंध हुकूमत ने 2.5 अरब का ये ऐलान किया था कि जी वो सड़कों को बनाया जाएगा और ये सारी चीज़ें, मेन सड़कें तो छोड़ दें आप, ये जो लिंक रोड्स हैं, अंदर की रोड्स हैं, इनका कोई वाली वारिस है कि नहीं है? और यही वो मेन रोड्स हैं जिनको बनना चाहिए, क्योंकि ये आपके शहर की खूबसूरती है। लेकिन वो 1.5 अरब जो है वो पता नहीं कहाँ पर है, कब लगेगी। 2.5 अरब जो है। चलें जब जरा आगे बढ़ते हैं। और कराची में एक सड़क ऐसी भी है जो ज़िला शर्की से गुजरती हुई ज़िला वस्ती में दाखिल होती है और फिर ज़िला किमाड़ी पर ख़त्म होती है। ये है अल्ताफ़ अली बरेलवी रोड। अस्करी पार्क से शुरू होती है, वहाँ से गुजर के पीछे से लियाकताबाद और फिर इससे भी आगे जाने वाली ये सड़क है। अब इसका क्या हाल है ये खुर्शीद आलम बताएंगे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ अल्ताफ़ अली बरेलवी रोड पर। जी हाँ, इस नाम से तो शायद आपको अंदाज़ा ना हो, लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैं अस्करी पार्क से लियाकताबाद डाखाना जाने वाली सड़क पर मौजूद हूँ, जो आगे जाकर नाज़ाबाद से मिलती है और बड़ा बोर्ड तक जाती है, तो यकीनन आप पहचान गए होंगे। इस सड़क पर भी कराची की दीगर सड़कों की तरह जा बजा गड्ढे पड़े हैं, गाड़ियाँ हिचकोले खाती गुजरती हैं, सड़क के दोनों जानिब तजावुज़ात की भरमार है, लेकिन हुकूमत कहीं नज़र नहीं आती। यहाँ के मकीन क्या सोचते हैं और गुज़रने वालों पर क्या गुज़रती है, जानते हैं उन्हीं की ज़बानी। इसको हर दफ़ा बनाने के बाद जब बारिश हो जाती है, एक दफ़ा 2 दफ़ा बारिश होने के बाद सड़कें फिर उसी हालत में आ जाती है। हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही, हुकूमत नाम की है। बारिश में पानी भर रहा है, खड्डे हो रहे हैं, पूरा रोड बेकार हो रहा है, समझे? तो निकलने का रास्ता नहीं है, गिर जाते हैं हम लोग को। निज़ाम ख़राब हुआ है, यहाँ का कचरा पड़ा रहता है, कोई कभी कभार महीनों में साफ़ हो गया तो हो गया, ऐसी पड़ा रहता है। दिखाएं हुकूमत को ये सब क्या है, ये सब क्या है। आप देखें कितनी गंदगी है, ये हमारे शहर कराची है, ये तो शर्म आती है। गवर्नमेंट की एक नेग्लिजेंसी है जो कि एक ऑर्डिनरी मटेरियल डाल देते हैं, बारिश होती है, जाहिर सी बात है, फिर दोबारा रिमूव हो जाता है। अल्ताफ़ अली बरेलवी रोड पर कुछ भी अच्छा नहीं। अस्करी पार्क से लियाकताबाद और नाज़ाबाद तक सफ़र करें तो मालूम होता है कि 20 मकामात पर गड्ढे हैं और 100 से ज़्यादा मकामात ऐसे हैं जहाँ पर कचरे के ढेर बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहे हैं। कैमरामैन एम कामरान के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। ड्रामा आता था पुराना, कहानी घर घर की, ये कहानी सड़क सड़क की, ये कहानी कराची की है। हर सड़क आपको ऐसे ही मिलेगी जहाँ पे गड्ढे, पॉटहोल्स, गटर खुले हुए। और खैर अब तो कहा है जी कि काम होगा, तो पैवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख के मज़दाक। हम ले रहे हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। अब शो के इस हिस्से में हम बात करेंगे सैलाब की। बलूचिस्तान में सैलाब से होने वाली तबाही के बाद से समा की टीम वहां के लोगों की आवाज़ बनी हुई है। मुसलसल इंतज़ामिया को अवाम के मसाइल से आगाह कर रही है। नुमाइंदे खुसूसी अहमद रहमान खान ने वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू से बात की है, आपको दिखाते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त हम कल्लात में मौजूद हैं। यहाँ पर इस वक्त जो मिनिस्टर हैं PDMA के और होम मिनिस्टर भी हैं ज़िया लांगो साहब, वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो इस जगह का दौरा भी कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें, क्या क्या जगहें, कितने घर बह गए हैं या और दीगर लोगों का क्या नुकसानात हुआ हैं, तो उस हवाले से ये यहाँ पर मालूमात जमा कर रहे हैं। इनसे बात भी करते हैं। ज़िया साहब, ये बताइएगा कितना नुकसान बलूचिस्तान की आवाम का हुआ है सैलाब से? देखिए, जिस तरह आपको पता है पिछले 2 महीनों से एक तारीख़ी सैलाब चल रहा है, जिसके 5 स्पेल अभी तक आ चुके हैं।
इसके सख्ती का अंदाज़ा इस तरह लगाया जा सकता है कि हमारे यहाँ जो है ब्रिटिश दौर के जो है अंग्रेज़ दौर के पुल्स पर हैं, अंग्रेज़ दौर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको 100 सालों में कुछ भी नहीं हुआ है। यानी इसका मतलब है कि इतने अरसे से इस किस्म की सैलाबी रेले पानी नहीं आए हैं कि जो इस मरतबा आए हैं। तो इनसे निपटना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा चैलेंज था, सूबाई हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, हमारे ऑफिसर्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आला बलूचिस्तान का मैं बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने जिस किस्म के भी आवाम तक रिलीफ पहुँचाने के लिए, रेस्क्यू के लिए जिस किस्म के भी फ़ंड्स की ज़रूरत थी उन्होंने उस फ़ंड में बिल्कुल उसका बहुत फ़राग़दिली का मुज़ाहिरा किया, जिसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह इतने बड़े सैलाब में अपने लोगों को रिलीफ का सामान पहुंचने तक PDMA के ज़रिए आज भी सामान हर जगह जा रहा है। लेकिन अभी हमें एक मसला ये हुआ है कि हमारे जो रास्ते चारों तरफ से बंद हो गए, रास्ते चारों तरफ से बंद हो गए हैं। हमारे पास फंड्स भी अपने अल्हम्दुलिल्लाह हैं, वसाइल अभी तक के हम अपने लोगों को रिलीफ दें और हमारा सामान पहुंच नहीं पा रहा है। कितने हज़ार घर बह चुके हैं, कितने हज़ार घर जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है, कितनी दुकानें, क्या थोड़ा सा नुकसानात के हवाले से बताइएगा सर। देखिए बाकी घरों के तो मेरे ख्याल में लाखों के हिसाब से उसमें हमारे डिप्टी कमिश्नर साहिबान इस पर लगे हुए हैं। अलबत्ता 2 हफ्ते पहले ये तबाही दिन पर दिन बढ़ती गई। तो 2 हफ्ते पहले जब हमारी मीटिंग हो रही थी उसमें शहबाज शरीफ साहब भी थे, वज़ीर आला बलूचिस्तान भी थे। तो वहाँ जब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से पूछा गया तो उस वक्त तक बलूचिस्तान में तकरीबन हमारे सिर्फ एग्रीकल्चर का 55 बिलियंस का नुकसान हो चुका था, 55 अरब रुपए का नुकसान हो चुका था। बाकी लाइफ स्टॉक अलग है, इलाकों के लोगों के घर अलग है। ये मैं समझता हूँ खरबों पर भी अगर वापस हम जिंदगी लोग। सर क्या समझते हैं कैसे ये चीज़ें दोबारा बहाल की जाएंगी? नुकसान बहुत है, हम देखते आ रहे हैं बलूचिस्तान में, क्या होगा अब कितना टाइम लग जाएगा दोबारा बलूचिस्तान को उसी शक्ल में बहाल होने में? देखिए दुनिया में हर जगह इस किस्म के आफात आते हैं, जहाँ हुकूमतें होती हैं, हुकूमतों रियासत मजबूत होते हैं, वो अपने लोगों की ज़िंदगी को मामूल पर लाने में देर नहीं करती। पाकिस्तान भी एक बनाना स्टेट नहीं है, एक ताकतवर स्टेट है। मरकज़ी हुकूमत से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि जब तक वो आकर यहाँ ख़ुद अपने वसाइल इस्तेमाल नहीं करते, बलूचिस्तान हुकूमत ने अपने वसाइल लोगों के रेस्क्यू और रिलीफ तक कंप्लीट किए। आगे ज़िम्मेदारी जो है वो मरकज़ी हुकूमत की बनती है कि इतने अरबों और खरबों का जो लोगों का नुकसान हुआ है वो उसको पूरा करे। सर PDMA की कार्रवाइयाँ हमें बड़ी सुस्त दिखाई दी। हम जिस जगह पे कवरेज के लिए गए लोग शिकायतें करते रहे कि जी PDMA का कोई अफसर या कोई टीम यहाँ तक नहीं पहुँची। वजह क्या है सर इसकी? देखिए PDMA को एक आप लोग भी नहीं समझ पाते और एक आवाम भी नहीं समझ पा रहा। PDMA का काम इस सारे सिस्टम को कंट्रोल करना नहीं होता है। PDMA का काम होता है, डिप्टी कमिश्नर भेजता है डिमांड, मुझे 500 फैमिलीज़ के लिए कोई चीज़ ज़रूरत है, हम उसको हैंड ओवर करते हैं डिप्टी कमिश्नर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के। फर्दर उसको आगे डिवाइड करना जो है वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो जहाँ नुकसान का अजाला PDMA अभी तक भी मतलब बलूचिस्तान में वसाइल में रहते हुए हमने जो पैकेज बनाया PDMA ने वो 12,000 का है, जो एक फैमिली को एक मंथ के लिए काफ़ी है। हम 30,000 फैमिलीज़ को अभी तक फूड आइटम्स, नॉन फूड आइटम्स, टेंट्स अपने वसाइल से दे चुके हैं। बहुत शुक्रिया सर। ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे हैं कि जी PDMA या फिर हुकूमत बलूचिस्तान तैयार है इस आफत से निपटने के लिए और लोगों की मदद के लिए। जी अहमद बलूचिस्तान से हमें अपडेट कर रहे थे। अब वहाँ से ज़रा रुख करते हैं सिंध का। दादू हो, मेहड़ हो, खैरपुर नाथन शाह हो या फिर कोई और इलाका, ख़तरा है। यहाँ लोगों की बड़ी तादाद नकल मकानी कर रही है। अपने बच्चों और जानवरों के हमरा नकल मकानी करते लोगों का दर्द सुना रहे हैं संजय साधवानी। बारिशी सैलाब और अब दरियाई सैलाब आने का खदशा। मैं इस वक्त जो है वो इंडस हाईवे पर मौजूद हूँ। गुलाम हुसैन से कुछ लोग नकल मकानी कर निकले हैं। सिर्फ एक गुलाम हुसैन गांव नहीं है, कंबर शहदाद कोट सिंध का आखिरी ज़िला है। वहाँ से आप लेके लाड़काना, नवाब शाह या फिर जो इंडस हाईवे के दीगर ज़िले हैं, दादू, इन अजला से नकल मकानी करने का सिलसिला जारी है। ट्रैक्टर हों, ट्रक हों, मज्जाएँ हों, सुजुकी हों, ये तमाम गाड़ियों पर जो है वो शहरी उन पर सवार होकर महफूज मकाम की तरफ जा रहे हैं, जिस इसको मकामी ज़बान में, सिंधी ज़ुबान में लडो कहते हैं कि भाई लडो खयो ए पे वंजन।
तो इस पर हम सवार हैं। ये आप देखें, इसमें इन्होंने फ्रिज भी अपना उठाया हुआ है, जो सामान छोटा बहुत बचा था, चारपाई, सिलाई की मशीन, ये पंखे पीछे आप देखें। ये खानदानों ने इस तरह नकल मकानी की है। इन लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़ रहे हैं। अब ये कहीं जाकर खेमे उखाड़ेंगे, लेकिन ये यहाँ से जाते हुए भी हुकूमत से ये अपील करते हैं कि जहाँ पर रहें खुदारा कुछ इमदाद कीजिएगा। रिलीफ कैंप में अगर रह रहे हैं तो वहाँ पर जो है वो 2 वक्त की रोटी दे दें ताकि हालात कुछ बेहतर हों। इस वक्त इनकी अपनी ज़मीनें वो सब पानी में बह चुकी हैं। ज़मीनों पर फसल आइंदा 1.5-2 साल तक नहीं होगा। घर वगैरह जो है वो गिर चुके हैं और इन शदीद मुश्किल हालात में ये लोग जो हैं वो महफूज मकामों की तरफ जा रहे हैं। इस वक्त सूरत ऐसी बनी हुई है कि लोग गांव के गांव, देहात के देहात, पूरे के पूरे उठ के वहां से नकल मकानी करने पे मजबूर हैं, क्योंकि उनके गांव के गांव, देहात के देहात डूब चुके हैं। अब हमारे साथ हमारे 2 नुमाइंदे मौजूद हैं। हैदराबाद की सूरत हाल हम जानेंगे और इसके अलावा सखर की सूरत हाल हम जानेंगे। हैदराबाद से इम्तियाज़ अली हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद होंगे सखर से साहिल जोगी। पहले हैदराबाद का रुख करते हैं। इम्तियाज़, मुझे बताइए हैदराबाद शहर की सूरत हाल और इसके साथ साथ जो आस पास के गाँव देहात हैं, जो आगे इसराइल यूनिवर्सिटी तक जो जा रही है सड़क, वहाँ से भी कुछ खबरें मिल रही हैं कि सिचुएशन इतनी ज़्यादा अभी तक अच्छी नहीं है। आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी फैसल, हैदराबाद में जो हालिया बारिशें हुई थी तो हैदराबाद के 4 तहसीलें हैं, 4 में से 3 तहसीलें हद से ज़्यादा मुतासर हुई हैं। कासमाबाद, लतीफ़ाबाद और देही, ये 3 तहसीलें हैं और रीजन में से 9 अजला हैं। 9 अजला में से सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुआ है वो ज़िला दादू, क्योंकि बारिशें हुई। बारिशों के बाद जो है इस वक्त जो है दरियाए सिंध वाला जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। वहाँ पर 7.5 लाख से ज़ायद रेला जो पहुँच चुका है और 3.5 लाख का इस वक्त भी जो है वो दरियाए सिंध में जारी है। तो मेहड़, खैरपुर, नाथन शाह, वहाँ से होते हुए ये दरियाए सिंध का पानी उन शहरों में दाखिल हो चुका है। जैसे संजय ने बताया कि सिंधी में कहा जाता है कि लड्डो खयूं पिया वञूं, तो वो लड्डो खयूं पाया वञूं वो लेकर अभी इस वक्त हैदराबाद में मेहड़, केनशाह और दीगर इलाकों के जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। फैसल करीम, यकीन माने हुकूमती जो दावे हैं वो स्क्रीन पे बैठकर बहुत बड़े आसान हैं, मगर यहाँ पर जो दावे करते हैं मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि 10 मिनट आके आप इस रिलीफ कैंप जिसका दावा करते हैं यहाँ के 10 मिनट सिर्फ जिंदगी गुजारे तो आपको महसूस हो जाएगा। मैं जमील अहमद को दरख्वास्त करूंगा कि ये गवर्नमेंट बॉयज प्राइमरी स्कूल वहदत कॉलोनी है। यहाँ पर जो है तकरीबन 300 के लगभग जो है खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान यहाँ पर मौजूद हैं और किस तरीके से जिंदगी बसर कर रहे हैं। 15 से ज्यादा क्लास रूम है, मगर यहाँ पर जब हम पहुंचे तो यहाँ की इंतजामिया, जो स्कूल की इंतजामिया है, उन्होंने इन मुतासरीन को बेयारो मददगार इस कॉरिडोर में इस तरीके से फेंक दिया है जैसे भेड़ बकरियों को जो है वो रखा जाता है। ये देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बताएं कि यहाँ पर अब से चंद मिनट कबल जो है या चंद घंटे कबल जो है एक बच्ची को भी वो जन्म दिया गया है, एक खातून ने। तो यहाँ पर ये सूरत हाल है। 2 वक्त की रोटी का दावा किया जाता है, बिरयानी मुसलसल इनको खिलाई जा रही है। यहाँ भी हैं बच्चों के खाने के दूसरे जो चीजें होते हैं। पानी यहाँ पर प्रॉपर तरीके से नहीं है, वॉशरूम की सेटिंग नहीं है। इंतजामिया से हमारी बात हुई कि इनको क्लासरूम के अंदर क्यों नहीं जाने दिया जाता, तो कहा जाता है कि ऊपर टीचर बैठी हुई है, वो हमें स्ट्रिक्टली उन्होंने मना किया हुआ है कि इन मुतासरीन को उन रूम के अंदर दाखिल नहीं किया जा रहा। तो जो हुकूमती नुमाइंदे बैठ के दावा करते हैं कि रिलीफ कैंप कायम कर दिए हैं, मुतासरीन के लिए हमने जो है हर मदद फराहम करेंगे, उनसे गुजारिश करूंगा कि 10 मिनट आके यहाँ पे आप अपनी जिंदगी यहाँ पर गुजारे। ये जो आप मनाज़िर दिखा रहे हैं बहुत ज्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि दावे वादे एक तरफ और हकीकी काम और अमली काम जो है वो जो आप दिखा रहे हैं वो दूसरी तरफ। अच्छा, अभी साहिल जोगी की तरफ चलते हैं, सखर का रुख करेंगे। साहिल, आप मुझे बताएगा सखर की क्या सूरत हाल है? यहाँ पर भी बहुत ज्यादा बारिशें हुई हैं, शहर का नक्शा बदल गया है। इस वक्त जिस जगह पर आप मौजूद हैं क्या सिचुएशन देख रहे हैं?
जी देखें महक के सखर जो सिंध का तीसरा बड़ा शहर है, लेकिन हालिया बारिशों के बाद सखर शहर का नक्शा जो है बदल गया है। सखर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अभी तक जो है 3 फुट और 4 फुट पानी, ये शहरी इलाकों की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जमा है। हम इस वक्त जो है बूसा लाइन और गोल टकरी के इलाके में मौजूद हैं। मेरा कैमरामैन शाहिद अली आपको ये दिखाएंगे कि यहाँ पर ये है रहबर मस्जिद, जो जामे मस्जिद है। उस मस्जिद के सामने यहाँ पे 1.5 फुट तक पानी जमा है और लोगों के घरों में इस तरह से यहाँ पर 2 फुट और 3 फुट पानी जमा है। ये बात कर रहा हूँ मैं बूसा लाइन की और गोल टकरी की। और ये दुकानें आप देख रहे हैं, तमाम जो इनके मराकज़ है ये पानी में डूब चुके हैं। यहाँ पर ये हालत है। लेकिन मैं बात करूँगा बेनज़ीर कॉलोनी की, इस्लाम नगर और अहमद नगर कॉलोनी की, शहबाज कॉलोनी की, तो वहाँ पर तो है 3-3, 4-4 फुट तक अंदर पानी घरों में और गलियों सड़कों पर जमा है। तो यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं बड़ी मुश्किल हालात में हैं। लेकिन यहाँ पर जब हम आए और पूछा तो इनका यही कहना था कि यहाँ पर कोई मुंतखब नुमाइंदा या इंतजामिया में से कोई नहीं पहुँचा। जब समा की टीम यहाँ पर पहुँची तो इनके चेहरे थोड़े से खिल उठे हैं। इनका ये कहना है कि हम जो है हमेशा पीपल्स पार्टी को वोट देते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसी हालत है कि हमारे यहाँ रहना मुश्किल हो गया है। इधर का यहाँ पर इधर का मुंतखब नुमाइंदा कौन है? जी मैं बताता चलूं कि यहाँ पर जो MNA है नौमान इस्लाम शेख है, जबकि जो MP है वो सैयद खुर्शीद अहमद शाह के बेटे सैयद फ़ारूक शाह है, जो यहाँ से मुंतखब हुए हैं। लेकिन यहाँ पर लोगों का ये कहना है MNA MP अपनी जगह पर, लेकिन यहाँ पर ना जिले इंतजामिया में से कोई बंदा पहुंचा है, ना ही यहाँ पर जो बात बताई है साहिल चेयरमैन है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। नौमान इस्लाम शेख, बिल्कुल नौमान इस्लाम शेख MNA है जिनकी अपनी एक फैमिली लेगेसी है, और आपने MP का तो बता दिया, यानी कि जो ख़ानदान है वो यहाँ पे जीतते हैं, लेकिन जो इनको जितवाते हैं उनका हाल देख लें। एक मैं सवाल ज़रूर कहूँगा इम्तियाज़ से मैं करूँगा। इम्तियाज़, ये इस वक्त मौसम हैदराबाद का कैसा है? बारिशें ख़त्म हो चुकी हैं, ग़ालिबन धूप निकल गई होगी, गर्मी कितनी है वहाँ पे, मुझे ज़रा बताइए। जी फैसल, मौसम इस वक्त हैदराबाद का बेहतर, बारिशें जैसे ही ख़त्म हुई उसके बाद में 2 रोज़ के बाद जो है बादलों का सिलसिला जो आसमानों पर छाया हुआ था वो ख़त्म हो चुका है, धूप निकली हुई है। तो मौसम इस वक्त जो कदर बेहतर है। गर्मी की अगर बात करें तो गर्मी की शिद्दत में गुज़िश्ता रोज़ से जो है हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि यहाँ पे अब जहाँ पे पानी ज़रूर खड़ा है, बारिशें ख़त्म हुई हैं, इस वक्त धूप निकल चुकी है, और अगर आप अंदरून का सफर करना शुरू करेंगे, जिस वक्त वहाँ धूप निकलती है, गर्मी होती है, तो वहाँ पे क्या सूरत हाल बनती है? सफर से तो मना किया गया है क्या? नहीं, मैं वो सफर की बात नहीं कर रहा। मैं अगर आपका गाएं और अगर पता हो कि इंटीरियर में जब धूप निकलती है, जब गर्मी होती है, तो हशर क्या पर होता है। इस गर्मी में ये लोग वहाँ पे स्कूल के कॉरिडोर में हाथ पंखे से अपने आप को किसी तरीके से हवा पहुँचा रहे हैं। सिंध की सूरत हाल, उससे पहले बलोचिस्तान की सूरत हाल हमने आपको बताई। अब जरा खैबर पख्तूनख्वा का रुख करते हैं। यहाँ सैलाब से मुतासरा शहर था नौशहरा, और यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से अगर कोई काम करना चाहे तो वो किस तरीके से कर सकता है, वो ऐसे भी कर सकता है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जो हैं कुरतुलैन वजीर की डंडा उठाए लोगों के दरवाजे पर जाकर उन्हें महफूज मकाम पर मुंतकिल करने की वीडियो और तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। और क्या वजह थी डंडा उठाने की, ये अब हम आपको दिखा भी रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है कुरतुलैन वजीर। अस्सलाम वालेकुम कुरतुलैन, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। इस बड़ी, मुझे पता है कि आपकी सिचुएशन इस वक्त जो नौशहरा में है वो कैसी है, आपने इतना वक्त भी निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। कुरतुलैन, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि तमाम लोग पीसफुली वहाँ से डिस्प्लेस हो गए हैं और इस वक्त वहाँ पे क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो भाई आपका बहुत शुक्रिया, और सिस्टर आपका बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मुझे कॉल की और आप हमारी नौशहरा के हालात के बारे में इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। असल में अभी जो है हम कोई इस तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते। ये जो हमारे हमारे रिलीफ कैंप्स हैं, अभी हम फ़िलहाल जो है लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। जो हमारा हाई अलर्ट का सिचुएशन था, जैसे कि अभी हम उस मरहले से गुजर आए हैं। हमारे यहाँ पे 3,22,000 क्यूसेक का जो है
फ्लड्स जो है हम पे गुजरा है। उसके बाद ख्वाजा खेला का रिवर का जो है वो फ्लड भी, वहाँ का रेला भी इस काबुल रिवर के जो है फ्लड में हो के जो है नौशहरा से गुजरा है। तो कई एरियाज़ हमारे हिट हुए हैं, लोग जो हैं हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही जो है तरीके से एवैक्यूएशंस हमने की हैं। अभी हमारा सेकंड फेज़ है जिसमें लोगों को रिलीफ कैंप्स में फैसिलिटेट करना है जी। मुख्तलिफ मीडिया वाले जर्नलिस्ट भाई मेरे पास आ रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप मेरा मैसेज बहुत पॉजिटिवली पहुँचाएँ पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में, कि आज मेरे भाई जो है नौशहरा के जो है, हमें ज़िले इंतज़ामिया को भी ज़रूरत है, मेरे भाइयों को भी ज़रूरत है, आएँ अब मिल के जो है हमारी इस जो है सिचुएशन में हमारी हेल्प करें। सही, ठीक। अच्छा मैम, मुझे ये बताएं कि यकीनन जिस तरह की सिचुएशन हम देख रहे हैं और जितनी एफर्ट आपकी देखने इसमें आपको चैलेंजेस भी पेश आए होंगे, लोगों का आगे से रेजिस्टेंस करना भी पेश आया होगा, तो क्या लोग कह रहे थे? बिकॉज ज़्यादा लोगों की यही सोच होती है कि अगर हम कहीं मुंतकिल हो रहे हैं अपने घर बार को छोड़ के तो हमें उसके मुतबादिल जगह फराहम की जाए। मैं देख रही हूँ कहीं कहीं पर आप बहस भी कर रही हैं लोगों से, उनको हर तरह से कन्विंस करने की कोशिश कर रही हैं, तो जो चैलेंजेस थे प्लीज़ ज़रा बताइएगा। देखिए, जब आपके पास टाइम लिमिटेड होता है, मेरे पास 3-4 घंटे थे और मुझे ये बताया गया है कि स्वाद से जो है ख्वाजा खेला का जो है रेला आप पे आ रहा है, तो ये तो यूँ लगता है जैसे कि आपके पास जो है बस लिमिटेड टाइम है और आपने फ़ौरन भाग के अपना टारगेट अचीव करना होता है। मेरे पास लाखों में गाँव हैं जो कि एक यूनियन काउंसिल में जो है 1200-1300 फैमिलीज़ हैं, उनको एवैक्यूएट कराना बहुत ही मुश्किल काम है। तो मेरे पास और कोई चारा ही नहीं था, क्योंकि लोग इसको सीरियस ले नहीं रहे थे। इलाके के मशरान कह रहे थे कि मैडम हम थक चुके हैं, जब तक रेला इनके दरवाजे पे नहीं आता ये लोग निकलने वाले नहीं हैं। तो ये सुन के तो बस मैंने फिर क्या करना था, मैं गई हूँ, मैंने कहा कि अभी तो बस मैंने निकालना है। क्योंकि कल को अगर कोई भी हादसा होता है, कोई भी अल्लाह ना करे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट होता है, ज़िले इंतज़ामिया का डिप्टी कमिश्नर और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, फिर सारी जो है बात हम पे आएगी, हम रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए, उस एम्बैरसमेंट से बचने के लिए मैंने हर मुमकिन कोशिश की, मैंने अनाउंसमेंट किए, मैंने मिन्नतें की, मैंने ज़बरदस्ती की, मैंने डंडा भी उठाया, मैंने गुस्सा भी किया और मैंने लोगों को भी निकाला। ये जो कल्चर है ना हमारा, कुछ कल्चरली हमारे हिंड्रेंसेस भी होती हैं क़ुर्रतुल-ऐन, जिसको आप बेहतर समझती हैं। अच्छा, आखिर में मैं आपसे ये अब जानना चाहूँगा कि हमारे लोग बड़े खुले दिल के होते हैं, बड़ी चीज़ें डोनेट करते हैं, लेकिन आप क्योंकि इस वक्त ऑन ग्राउंड हैं, यू नो द रियल सिचुएशन, इस वक्त आपके एरिया में सबसे ज़्यादा किन चीज़ों की ज़रूरत है, हमारे प्लेटफॉर्म से लोगों तक पहुँचाइए। देखिए, मैं कोई इस तरह की सिचुएशन आपको नहीं बताऊंगी कि मैं कहूँ कि यहाँ अप टू द मार्क फैसिलिटीज़ हो रही हैं, लोगों में खाने जो हैं हम बांट रहे हैं, हमारे लोग बड़े खुश हैं और रिलीफ कैंप्स में उनको हर किस्म की, ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। आप अगर आएंगे आपको ये भी मिलेगा कि लोग बगैर टेंट के ज़मीन पर बैठे हुए हैं, आपको ये भी मिलेगा कि बच्चे जो है ज़मीन पर सो रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, ज़िले इंतज़ामिया ऐसा नहीं है कि फ़ेल हो चुका है, हम स्टार्ट से जो है मेंटली हम इतने स्टेबल हो गए हैं कि हम अभी तक उसी सिचुएशन में हैं और हमने टारगेट जो है अपना बिल्कुल एक्यूरेट रखा है कि जब तक ये लोग घर नहीं जाएंगे हम कामयाब नहीं हो रहा। हमारा ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। तो डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो है स्ट्रिक्ट लिखा है कि अभी आप लोगों ने लोगों को फैसिलिटेट करना है जहाँ से भी हो। आप लोग इंटरनेशनल INGOs जो हैं या हमारे लोकल NGOs हैं, हमारे सोशल सेक्टर हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, हमारे मशरान हैं, हमारी जो फाइनेंशियल क्लास है, उनसे आप रिक्वेस्ट करें कि आए हमारे साथ हेल्प करें। चूँकि ज़िले इंतज़ामिया लगा हुआ है, हम तो कर रहे हैं जितना हमसे हो रहा है, लेकिन अगर जो यहाँ पे हमारी वीक पॉइंट्स हैं, आए आप उस पर जो है बजाय इसके कि हम पे तनकीद करें, हमारे साथ मिल के जो है हमारी हेल्प करें। ठीक है क़ुर्रतुल-ऐन, बहुत शुक्रिया आपका, और आप रही हैं कमेंडेबल कोशिश हमारी है कि हमने आया, लेकिन अब जो फ्लड फाइटिंग हीरोज़ हैं उनको भी हम जो है वो करें। तो डेरा बनाना बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है कि ये जो हीरोज़ हैं हम इनको अब सामने स्क्रीन पे लाएं, और इसके साथ साथ सिचुएशन ये भी बनी है कि जो घरों में लोग थे उनको तो निकाल लिया गया है, लेकिन अब हुआ ये कि खैबर पख्तूनख्वा में जो सयाहती मकामात पे लोग थे, सयाह थे, उनको भी जो है रेस्क्यू करने का अमल जारी है। एग्जैक्टली, टूरिज़्म पुलिस के नौजवान वादी स्वात में बहरीन कलाम और दीगर मकामात पर मकामी आबादी और सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने समेत उनकी मदद भी करें। ये मनासिर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हम ज़रा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि हमारे एंकर पर्सन जुहेब बट पहुंचे हैं और जनूबी पंजाब में वो मौजूद हैं। इस वक्त वो कहाँ हैं, क्या सिचुएशन देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द का माहौल कैसा है, लोगों को कितना परेशान देख रहे हैं और क्या बात हुई है उनकी, जुहेब से ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जुहेब, गुड मॉर्निंग। इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं, क्या सिचुएशन है लोगों की, कितना रिलीफ का काम हो चुका है, लोग क्या शिकवा करते नजर आते हैं?
एक तो आपकी आवाज़ मुझे बहुत आहिस्ता आ रही है, मेरे ख्याल से शायद। जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं ज़ुहैब, तो प्लीज मुझे बताएगा कि आप कहां पर मौजूद हैं और क्या सिचुएशन देख रहे हैं इस वक्त। मैं सदर्न पंजाब में मौजूद हूँ। हम बेस इस वक्त मुल्तान में हैं और टू एंड फ्रो कर रहे हैं। हम जाते हैं तौसा के करीबी इलाकों में, राजनपुर के इलाकों में, इस जगह पे जा रहे हैं। लेकिन ये सारी सूरत हाल आपको रिपोर्ट भी कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम्स जो सी हैं वो पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, आपको रिपोर्ट कर रही हैं। लेकिन एक बड़ी अजीब सी चीज़ है, मैं इस पर कमेंट करना चाह रहा था, आपको बताना चाह रहा था कि रात से वो एक फंड रेजिंग हुई है पाकिस्तान में, बहुत बड़ी फंड रेजिंग कहते हैं हुई है, और थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा फंड रेज हो गए हैं। जो सोशल मीडिया है उस पर एक तूफान बरपा हुआ है कि 5 अरब, तकरीबन 5 अरब, हालांकि पूरा 5 अरब है कि नहीं है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन तकरीबन 5 अरब रुपया इकट्ठा हो गया। ये 5 अरब रुपए की इंटेंसिटी अगर आप जानना चाहें ना, तो 5 अरब रुपए के मुकाबले में सिर्फ बलोचिस्तान के अंदर, ज़िया लांगो साहब सुबह बता रहे थे वहाँ पे कि सिर्फ बलोचिस्तान के अंदर 55 अरब रुपए का नुकसान हुआ है, जो फसलों का मिला के, लोगों के अमलाक का मिला के 55 अरब रुपए का तखमीना लगाया उन्होंने। और उस 55 अरब रुपए के अंदर 5 अरब रुपया हमने इकट्ठा किया है एक जिनसे हैं जमात ने। वो कोशिश कर रहे हैं अब कि उनको मेरे ख्याल से कोशिश करनी चाहिए कि पूरा हफ्ता ये ट्रांसमिशन करें ताकि पूरे पाकिस्तान में जो नुकसान हुआ है उसको पूरा किया सके। दूसरी बात, अभी इस वक्त यहाँ पर जो सिचुएशन है वो ये है कि रिहेबिलिटेशन की तरफ हम आ रहे हैं। रिहेबिलिटेशन की तरफ आते हुए हमें सबसे ज़्यादा जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जो हमें लोगों को तकलीफ देखनी पड़ी है, वो ये पड़ी है कि हकदार तक हक नहीं पहुँच पा रहा। हम रिहेबिलिटेशन को ये समझ रहे हैं कि खाना भेज दो, पानी की बोतलें भेज दो, चीज़ें भेज दो, राशन भेज दो, तो रिहेबिलिटेशन हो जाएगी, उनकी मदद हो जाएगी। यहाँ पर आपको सरकार को, स्पेशली जो हमारी ज़िले इंतज़ामिया है, एसीज़ हैं, डीसीज़ हैं, वो वैसे यहाँ फैले होते हैं हर जगह पे उनका होल्ड चलता है। छोटे इलाकों में तो वैसे ही एसी डीसी जो सा होता है ना, छोटा सा बादशाह होता है। तो वो इन लोगों को एक्टिव करने की ज़रूरत है ताकि ये लोग यहाँ पर कैंप बनाएं, क्योंकि ये लोग जो उनसे हैं, स्पेशली जो ज़िले इंतज़ामिया है, ये समझते हैं इलाके को। हम लोग तो बाहर से है ना, टीवी पे आके रिपोर्ट कर रहे हैं आपको, या रिपोर्टर जाएगा दूर दराज इलाके में जाएगा, आपको रिपोर्ट करेगा, बताएगा यार बड़ी तकलीफ है, लोग वाकई बड़े परेशान हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं, स्टेशन है, यानी कि ज़िले इंतज़ामिया है, वो इस इलाके की हर चीज़ को समझते हैं, इसके डायनामिक्स को समझते हैं, इसके कल्चर को समझते हैं। तो उन लोगों की ज़ेर निगरानी सरकार को चाहिए, जो इमदाद आ रही है और जो लोग इमदाद कर रहे हैं वो सरकार को इमदाद करें, ताकि सरकार जो सी है इन तमाम इलाकों के, इन टाउन्स के इर्द गिर्द कम से कम छोटे से कैंप्स बनाए, छोटे छोटे, किसी एक गांव के लिए अलग कैंप बना रहे। क्योंकि यहाँ पर यह प्रॉब्लम भी है कि सराइकी जो उनसे हैं वो जाना नहीं चाहते बलोचियों के कैंप में, बलोची सराइकियों के कैंप में जाना चाहते। ये प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो अगर ऐसा है तो छोटे छोटे हर गांव के करीब कैंप बनने चाहिए उस गांव की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए। और जो लोग मदद कर रहे हैं वो बजाय इसके कि सड़कों पे जाके वो सामान उंडेले वहाँ पर और लोग जो उनसे रश लगाएं, लोग आपस में भी लड़ें और जो शरीफ आदमी है वो दूर भी रहे, उससे बेहतर ये है कि वो लोग जो उनसे हैं वो कैंप्स में इमदाद दें। एक सर्टन पॉइंट बनाओ, एक जगह बनी हो जहाँ पर ये तमाम इमदाद जा रही हो, लोगों को मिल रही हो, और लोग जो उनसे हैं वो शर्मा शर्मी सड़क पे जाके लड़ने, खुराक के लिए लड़ने की बजाय कैंप में जाएं, अपने बच्चों को सेव करें। क्योंकि मोस्टली जो हमने देखा है, लोग पेट्रोल पंप्स पे आबाद हैं, वहाँ जो बड़ी थोड़ी हवेलियाँ वहाँ आबाद हैं, किसी फैक्ट्री का जो वेयर हाउस खाली बचा है उसके अंदर आबाद हैं। तो कोशिश ये करें कि जो ज़िले इंतज़ामिया है इसको एक्टिव करें कि ये वहाँ पर जाके अपने कैंप्स लगाए, कैंप के अंदर खुराक दे, ताकि जो लोग वहाँ के रिहायशी हैं, ज़िले इंतज़ामिया को पता होता है, ज़िले इंतज़ामिया इन तमाम को डील कर रही होती है, उस ज़िले इंतज़ामिया का काम ये है कि वो इन तमाम लोगों को चीज़ें पहुँचाए। बिल्कुल जो प्लानिंग आप बता रहे हैं, अल्लाह करे कि इसी प्लानिंग के तहत काम हो जाए, और अगर काम हो जाता है तो बड़ा अच्छा होगा के लिए जो बेचारे अपने घर बार छोड़ के पहले खुले आसमान तले मौजूद है, चले अब तो कैंप्स में, लेकिन सिर्फ कैंप्स में मौजूद होना काफी नहीं होता है, खाना पीना दवाइयां ये बड़ी जरूरी होती है। बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद है। तो हमने अपने नाजरीन को पंजाब की सूरत हाल दिखाई, जनूबी पंजाब की, सिंध की सूरत हाल दिखाई, बलोचिस्तान की सूरत हाल दिखाई, KPK की सूरत हाल दिखाई, गर्ज पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जो सैलाब के बाद की सिचुएशन है और किस तरह से लोगों को मुश्किलात हैं, क्योंकि रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान में 70% इस वक्त जो पाकिस्तान का हिस्सा है वो डूब चुका है सैलाब में। सो प्लीज़ गुजारिश यही है कि जहां जहां जितनी हो सकता है मदद करें, आगे बढ़े, लोगों का हाथ थामें। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अवाम का मुहाफिज बन गया आलमी तनसाज। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एहलकार ने मिस्टर ओलंपिया तनसाजी मुकाबलों में जीता कांसी का तमगा। पहले इस पे सजाद हैदर की रिपोर्ट देखते हैं, फिर इनसे बात करेंगे। 80 ममालिक
300 खिलाड़ी। तनसाजी में पाकिस्तान के लिए कांसी का तमगा जीतने वाला ये है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का 47 साला मस्कुलर मैन ASI इजाज खान, जिसने सुबह व शाम मेहनत करके अपने नाम किया ये एजाज। एक टाइम हम वो ये वॉक और कार्डियो की ट्रेनिंग करते, उसके बाद फिर अपर की ट्रेनिंग शाम को करते, तो टाइम मिल जाता है। और पुलिस वाले वैसे भी मैं स्पोर्ट्स में हूँ, एज ए स्पोर्ट्समैन हूँ, तो उसका हमारा काम ही यही स्पोर्ट्स है। इजाज खान की तनसाजी देखकर नौजवान हैरान, कोई सेल्फी लेने पहुंचा तो कोई पहुंचा तनसाजी के मुनफरिद नुस्खे सीखने। लोग अक्सर इसी वजह से वो जो जूनियर लड़के वो ख़राब हो जाते हैं, जिसका मेन चीज़ जो है ना आपका क्वालिफाइड कोच होना चाहिए कि उससे आप पूछ ले कि यार मेरा डाइट प्लान और मेरा एक्सरसाइज ये चीज़ें लाजमी होता है। कांसी का तमगा जीतने के बाद इजाज खान ने अपनी नजरें अक्टूबर में होने वाले मिस्टर यूनिवर्स के टाइटल पर जमा ली। कैमरामैन आबिद खान के साथ सज्जाद हैदर, समा, पेशावर। चलें जी, रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है और इसी पर अब बात करने के लिए एजाज खान साहब खुद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एजाज साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि ये शौक पैदा कैसे हुआ? जी जी, वालेकुम अस्सलाम। पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और फिर आपके समा का टीवी का पूरे शुक्रिया अदा करता हूँ। और शौक़ तो मेरे तकरीबन बस बचपन से ही था, क्योंकि मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम देकर फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू की थी, तो 94-95 से मैंने ये शुरू की एक्सरसाइज। अच्छा एजाज भाई, ये जो आपका पुलिस का एक्सपीरियंस है, वो मैं सोच रहा था कि कहीं जाते होंगे आप या कोई मुजरिम होता होगा, वो तो खुद गिरफ्तारी दे देता होगा, आपको हथकड़ी लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती यार ये लो मुझे खुद ही ले जाओ भाई। नहीं, बस मैं तो खुद स्पोर्ट्स में हूँ जी, पुलिस डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स में हूँ, मैं एज ए स्पोर्ट्समैन हूँ, तो कभी कभी कर लेते और ऐसे रेगुलर ड्यूटी हम नहीं करते, क्योंकि हमारा काम स्पोर्ट्स का है। अच्छा, सिर्फ एक्सरसाइज करना। एजाज भाई मुझे ये बताएं कि अभी मिस्टर ओलंपिया वाला ये जो है, फिर आपकी अगली जो है नज़रें वो कहाँ पर हैं और अगला टाइटल कौन सा पाकिस्तान के नाम करना चाहते हैं? अगला इंशाल्लाह ये 15-16 अक्टूबर को हो रहा है, ये बैंकॉक में, ये मिस्टर यूनिवर्स का हो रहा है, तो इंशाल्लाह उसके लिए भी तैयारी मैंने शुरू की है, और बस आप लोगों की दुआएं चाहिए पूरे पाकिस्तान का, इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए ये टाइटल लेकर आए। सही है, ठीक है। अच्छा एजाज साहब, मुझे ये बताएं कि कितना अप्रिशिएट किया जाता है ऑफिसर्स की तरफ से, क्या क्या कमेंट्स सुनने के लिए मिलते हैं? आप जरा दोबारा ये जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपके ऑफिसर्स की तरफ से, फैमिली की तरफ से, फ्रेंड्स की तरफ से क्या क्या कमेंट सुनने के लिए मिलते हैं, क्या कहते हैं? ऑफिसर की तरफ से तो माशाल्लाह काफ़ी IGP साहब ने मेरी काफ़ी हौसला अफजाई की थी। एक बड़ा प्रोग्राम CPO में किया था, उसमें सारे ऑफिसर भी आए थे, और हमारा IG जो है ख़ुद स्पोर्ट्समैन बंदा है, उससे मैं काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि उसने कहा कि इजाज़ हम आपके लिए और भी कुछ करेंगे, आप आगे लगे रहो ऐसे, तो इंशाल्लाह हम आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो पुलिस की तरफ से मैं KPK पुलिस की तरफ से काफ़ी खुश हूँ, क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी मेरा ये आप जैसे कह रहे कि कमेंट्स काफ़ी हमारे पुलिस भाइयों ने कमेंट्स कर लिए, और मुझे काफ़ी अल्लाह के फजल से ये शोहरत हासिल हुई पुलिस की तरफ से काफ़ी। और बाकी फैमिली की तरफ से तो ये है कि एक बॉडी बिल्डर अगर फैमिली में होता है तो फैमिली में ये है कि बड़े मसले होते हैं, क्योंकि आपका डाइट का मसला पूरा आपका फैमिली, पूरा आपके दोस्त वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप घर पे होंगे और पूरे आपके, क्योंकि हम 6-7 मील्स लेते हैं डाइट के, तो अगर वाइफ हो गए, बच्चे हो गए, और सारे वो ज़रा वो होते हैं ना, सारे परेशान भी होते हैं, क्योंकि ये सारे कुर्बानी वही लोग देते हैं हमसे। हमारे पीछे जो हम तो चैंपियन बन जाते हैं, लेकिन हमारे पीछे पूरे कहानी होती है जो फैमिली के सपोर्ट के बगैर आप नहीं कर सकते। ग्रेट ग्रेट। तो अल्लाह की फजल से मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टेड है, और मेरे दोस्त भी ऐसे, क्योंकि वो भी मुझे वो करते कि आप कर लो आगे,
और भी आप आगे आगे आ जाओ तो इंशाल्लाह इस तरह काफ़ी कमेंट्स अच्छे आ रहे हैं। सही है, जबरदस्त। इंशाल्लाह आप दुआ करें आगे मिस्टर नॉर्स के लिए कि पाकिस्तान के लिए टाइटल लेकर आए। इंशाल्लाह हमारी दुआएं एजाज भाई आपके साथ है। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से काम कराए और आप पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। अभी हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और फिर किचन का रुख करेंगे। साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। इस वक्त किचन में मैं मौजूद हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं शेफ बशीर और आज बनने जा रहा है हमारे किचन में वेजिटेबल सूप। अब वेजिटेबल सूप तो आपने बहुत सारे पिए होंगे, लेकिन एक जो वाकई वाला वेजिटेबल सूप होता है ना, मेरे ख्याल से उसको सीखने की बड़ी ज़रूरत है। मुझे बताएं बशीर भाई, सबसे पहले हमने क्या क्या चीज़ें? देखिए जनाब, सबसे पहले हमने वेजिटेबल्स लेने हैं आपने, और उसकी अपने पसंद से भी ले सकते हैं आप, ठीक है ना। हमने कैरेट्स लिया, ग्रीन पेपर और वाइट कैबेज लिया है, टमाटो का बेस लिया है। आप इसके सीड्स वगैरह भी डाल सकते हैं या ग्रीन पीस वगैरह वो भी डाल सकते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। और चंक्स करके ये अच्छा, हमने तकरीबन 1 से 1.5 लीटर जो पानी लिया था उसको बॉइलिंग में ऑलरेडी डाला हुआ है। सौते इसको आपने करना है बटर में, बटर से हमने सौते किया हुआ है और ये सारी चीज़ें इसमें हमने ऐड कर दिया। ठीक है, ये देखें 2 से 3 मिनट आप इसको बटर में ऐड करेंगे, मतलब सौते करेंगे सर लाइट। और पानी हमारा ऑलरेडी गर्म है। चिकन पाउडर जो हमने लिया तकरीबन 1.5 लीटर पानी है। 2 टेबल स्पून ये चिकन पाउडर है। आप इसको चाहें तो इसमें कोई स्टॉक भी बना सकते हैं। लाइक टाइम अगर आपके पास है तो आप जो है गर्दन वगैरह जिससे चिकन के होते हैं वो स्टॉक में डाल दें, ग्रीन पेपर डाल दें और उसके अंदर प्याज डाल दें, ठीक है। तो ये हमने इसको जल्दी के तौर पे ये इसका बेस जो है वो हमने ऐड कर लिया है, ठीक है, ताकि चिकन के जो अंदर थोड़ा एक अरोमा भी आ जाए। ये चिकन पाउडर कितने टीस्पून था? 2 टेबल स्पून हमने ऐड करके हमने चिकन पाउडर लिया। ये हमारे पास ये बेस बन गया। अब हमने इसके अंदर ऐड करना आपको व्हाइट पेपर है, तकरीबन 1 टीस्पून है, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ ही हम डालेंगे 1 टीस्पून के बराबर हमारे पास हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर है, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। ये हमारा बेस बन जाएगा। ये देखें पानी ऑलरेडी गर्म है, टाइम कम टाइम की वजह से बिल्कुल आराम से सारी सेटिंग आप इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका सूप का जो बेस है वो हमारा रेडी हो गया है और चिकन की जो वेजिटेबल है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाह, ये देखें ओके। ये बहुत इजी और बिल्कुल आसान और बड़ा हेल्दी है क्योंकि इसके अंदर सारी वेजिटेबल्स हैं। सो ये बड़ा हेल्दी है आपके लिए। आप इसको शाम में अक्सर होता है ना कि हम स्नैक्स पे टूट पड़ते हैं, तो आप सूप पी सकते हैं, रात के खाने के साथ पी सकते हैं आप, तो ये आपके लिए बड़ा फायदेमंद हो सकता है। अच्छा जी, अब हम ये देखें, ये हमारे पास तकरीबन आपका जो बेस है मेन वेजिटेबल का जो यखनी है वो तैयार हो गया है। अब जाहिर सी बात है इसमें सूप के अंदर जो मेन चीज़ होती है वो उसका कॉर्नफ्लावर जो इसको थिक करने के लिए, ठीक है जी। तो हम थिक करने के लिए इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून हमने लिए हैं कॉर्नफ्लावर, ठीक है। कॉर्नफ्लावर लिए और उसके अंदर पानी के साथ बेस बना दिया आपने, ठीक है। अब इसके टेम्परेचर को आपने बिल्कुल हाई करना है, उसके बाद ये इसके अंदर मिक्स करना आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है जी। अच्छा ये हम इसे रखते हैं, अच्छा साथ में इसको और मजीद वाश करते हैं क्योंकि जितना तेज आपका बनेगा कौन में जैसे गर्म पानी में इसको मिक्सिंग करनी पड़ती है आपको, वरना फिर बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा हम इसमें डालेंगे सॉल्ट और सॉल्ट डालेंगे हस्बे जायका। वैसे भी लोग जो देखा होगा सूप बाद में ही लोग ऐड करते हैं, तो इसलिए हम 1 टीस्पून डाल लें इसके अंदर ताकि इसका बेस जो है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। चिकन पाउडर डाल दिया, ब्लैक पेपर, व्हाइट पेपर, ठीक है। इसमें चाहे तो बाद में सॉस वगैरह डाल सकते हैं, चिली सॉस वगैरह जो अपनी मर्जी से, बिल्कुल वो भी जी बिल्कुल नॉर्मल हम जब सूप पीते हैं तो हम ऐड करते हैं वो चीजें। अच्छा ठीक है। अब इसके अंदर हम डाल लें 1 से 2 ग्रीन चिली, जस्ट लाइक इनके कलर देने के लिए, और उसको 2-3 पीस करेंगे बस 10, ओके, ताकि ये एक गार्निश की सूरत में हमारे पास का टेस्ट भी आ जाए और उसको ना खूबसूरत भी लगे, ठीक है जी। प्रेजेंटेशन, खूबसूरती खाने की बड़ी जरूरी है, तब दिल करता है खाने का, तो अच्छा ना हो तो फिर दिल भी नहीं करता ना खाने का। बाकी ये गार्निश के लिए आपने रख दिया, ठीक है, सब ऐड कर दिया उसको, सही है। और उसको जितने भी तेज में हम करेंगे आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाते रहेंगे, ठीक है। अभी हमारा तकरीबन रेडी है, ओके। अब इसके अंदर हम डालना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर मज़ीद क्या ऐड हो रहा है? कॉर्नफ्लावर हम डालेंगे, बिस्मिल्लाह। अच्छा इसका तरीका यही है, इसको डालते रहेंगे आप, ठीक है। और इसको मैं करती हूँ, प्लीज आप इसकी, ठीक है। चलिए जी, ये मिक्स कर रहे हैं, ऐसे मिक्स करना है? जी बिल्कुल, राउंड करिए। चलें जी अपने हिसाब से अब इसको ठीक है ठीक कर सकते हैं, मतलब लाइक। अब हमने कितनी देर के बाद निकालना है क्योंकि वक्त की किल्लत बहुत ज़्यादा है? अच्छा जी, ये हमारे पास ठीक है
इस तरह का मिक्सिंग हो गया। ठीक है। आखिरी में इसके अंदर जो है आप जो है एग्स में डालते हैं, ठीक है। इसके अंदर एग आपने ऐड करना है, गार्निश ये लें जी, चलें जी। और उसके बाद इसको हम डिश आउट कर सकते हैं, ठीक है जी। एग इसके अंदर ऐड करके फिर हम इसको मिक्स करते रहेंगे। बिल्कुल, ये सही है, ठीक है। बस। और जनाब फिर ये एग वो लास्ट चीज है जो कि आप ऐड करते हैं अपने इस सूप में, और उसके बाद एक मजेदार सूप तैयार हो जाता है। अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।